जो लुक ईस्ट पॉलिसी लाने के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स था वो ये सब फोर्स था। शीत युद्ध का दौर खत्म हुआ, दुनिया नए दौर में प्रवेश की, हम यूनाइटेड नेशंस और उसके सहयोगी देशों के साथ और बेहतर संबंध बनाना चाहते थे। हमारे यहाँ जो आर्थिक संरक्षणवाद था, उस आर्थिक संरक्षणवाद को खत्म करके हम लोग आर्थिक उदारवाद के दौर में बढ़े और बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाओं से हम लोग जुड़ाव को प्रोत्साहन देना चाहते थे। क्योंकि भारत का जो संबंध था इस क्षेत्र से, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से, वो काफ़ी सीमित था, या आप कह दीजिए गर्मजोशी भरा हुआ नहीं था। लेकिन जैसे ही भारत ने 1990 के दशक में 1991-92 में लुक ईस्ट पॉलिसी लाई, तो हम लोग एक तरीके से जो दक्षिण पूर्वी देश थे उनको प्राथमिकता में रखना चालू किया और उनके साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को हमने वरीयता देना प्रारंभ किया। तो कुल मिलाकर लुक ईस्ट पॉलिसी का 1991-92 का जो शुरुआत का दौर था और आज का दौर है, उसमें एक ड्रास्टिकल अंतर दिखता है कैसे लुक ईस्ट से हम लोग एक्ट ईस्ट में आए हैं उसको लेकर। पहले हम लोग सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक संबंध और द्विपक्षीय खास करके बढ़ाने पर जोर दे रहे थे, लेकिन वर्तमान दौर में हम लोग कहीं ना कहीं एक ब्रॉडर तौर पे इन सारे देशों से रणनीतिक संबंध, रणनीतिक, आर्थिक, सामरिक संबंध बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। भारत को एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लागू करने में अभी भी इनफैक्ट जो चल रहा है उसमें भी कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहला चैलेंज है कि भारत पूरे जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का कोर बेसिस है वह सहयोग और कनेक्टिविटी बढ़ाने पे है। तो हमारे जितने भी कनेक्टिविटी के पहल हैं उसमें हमारा डिफिसिट डिलीवरी कह लीजिए या उनके कार्यान्वयन में देरी की समस्या है। तो आर्थिक तौर पे और बेहतर सहयोग बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे भारत रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP पहल से दूर रहा, तो भारत को आसियान देशों के साथ जो गुड्स में ट्रेड है या सर्विसेज में ट्रेड है उसमें एक एग्रीमेंट की तरफ कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि जो $44 बिलियन का हमारा व्यापार घाटा है उसको पाटने में मदद मिले। और चीन के साथ जो उनका लगभग $900 बिलियन का जो व्यापार है, तो हम लोग कम से कम उस तरफ आगे बढ़ने की ओर अग्रसर हो। तो इन सारे कदमों का मूल उद्देश्य ये है कि जो आसियान और जो पूर्वी एशिया का देश है और यह इनको कोर में रखते हुए हमारा जो इंडो पैसिफिक का एक विजन है, हमारा दृष्टिकोण है, उसको बढ़ावा दिया जा सके, ताकि भारत और इन देशों के बीच एक क्लोज संबंध विकसित हो सके। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट स्वाति और विजन IAS संवाद के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने भारत की विदेश नीति में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है, जिसका मकसद दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत के संबंध को मजबूत करना है। 1990 के दशक में शुरू लुक ईस्ट पॉलिसी को बाद में 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी का रूप दिया, जिसने भारत की भागीदारी को और अधिक सक्रिय कर दिया। इसी टॉपिक से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है विजन IAS के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट शशि सर। तो चलिए सर से मिलते हैं। हेलो सर, वेलकम टू विजन IAS संवाद। हेलो स्वाति, थैंक यू। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हम इससे जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि 1990 के दशक में लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाने से पहले भारत के दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ कैसे संबंध थे? देखिए स्वाति, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि उस समय की वैश्विक परिस्थितियां क्या थीं। आपने देखा कि 1991 में शीत युद्ध का खात्मा हुआ USSR के विघटन से। तो जो भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी, जैसा आपने कहा कि 1990 के शुरुआती दशकों में हुई थी, 1991-92 में बेसिकली PV नरसिम्हा राव जी के सरकार के समय यह लुक ईस्ट पॉलिसी घोषित हुई थी। तो वह जो दौर था 1990 से पहले का, वो दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी। एक तरफ तो अमेरिका और पूंजीवादी देशों का समूह था और दूसरी तरफ सोवियत संघ और समाजवादी साम्यवादी देशों का समूह था। तो जो भारत का रुख था वो बेसिकली दोनों से तटस्थ रुख था। भारत गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करता था। वहीं मूलतः जो पूर्वी एशिया के देश हो गए या जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हो गए, वह ज़्यादातर देश कहीं ना कहीं अमेरिका समर्थित या पूंजीवाद समर्थित समूह के प्रभाव में थे। तो दोनों के बीच एक वैचारिक मतभेद आप कह सकते हैं कि था। भारत गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करता था, वो लोग कहीं ना कहीं पूंजीवादी नीति का पालन करते थे, पहला। दूसरा, उनमें से कुछ देश ऐसे थे जैसे इंडोनेशिया हो गया, बर्मा या म्यांमार हो गया, वैसे देश थे जो कहीं ना कहीं भारत जैसे ही तटस्थ रुख रखते थे। बट फिर भी इन देशों के साथ भी भारत का जो संपर्क था, जो जुड़ाव था, वो सीमित था। तो एक तो शीत युद्ध का जो दौर था, उनका जो अलाइनमेंट था शीत युद्ध का, उसके कारण नीतियाँ और संबंध प्रभावित होते थे।
दूसरा एक बड़ा रीजन था भारत की अंदरूनी जो आर्थिक नीति थी। भारत में आप देखते होंगे कि 1990 में जब हमारा एलपीजी रिफॉर्म हुआ, जो हमारा लिबरलाइजेशन का पूरा दौर चला, उसके पहले भारत में संरक्षणवादी नीतियां थी। हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, लाइसेंस राज था, है ना। और साथ ही साथ हमारी जो आर्थिक संरक्षणवाद की नीतियों में आयात प्रतिस्थापन, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन था, राज्य का काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशन था, नियमन था। वहीं दूसरी तरफ देखें तो जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं, यहाँ से पूर्वी एशिया के देश हैं, वो सारे देश कहीं ना कहीं अपने आप को ओपन रखे हुए थे, खुला रखे हुए थे, व्यापार और निवेश को आकर्षित कर रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ भारत में राज्य का रेगुलेशन था। तो आर्थिक तौर पे भी जुड़ाव दोनों के बीच सीमित था, आर्थिक बातचीत भी न्यूनतम थी, क्योंकि दोनों के बीच वैचारिक मतभेद के साथ साथ आर्थिक मतभेद भी सामने आ रहा था। उसके साथ अगर एक तीसरे पहलू की तरफ देखें तो भारत मूलतः तो गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करता था, लेकिन कहीं ना कहीं भारत का झुकाव यूएसएसआर सोवियत संघ की तरफ रहता था। लेकिन वहीं कुछ जो दक्षिण पूर्वी देश थे उनका झुकाव ज़्यादातर अमेरिका की तरफ रहता था। तो एक वैचारिक मतभेद भी यहाँ पे सामने आए। उसके साथ साथ आप देखते हैं कि जो भारत की अपनी विदेश नीति या जो अपनी अंदरूनी राजनीति थी, उसमें भी दक्षिण पूर्वी एशिया के देश या पूर्वी एशिया के देशों के साथ उसको उनका महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। 1967 में ही जो साउथ ईस्ट एशिया के देश थे उन्होंने आसियान नाम का एक अपना संगठन बनाया था, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो भारत का आसियान से कनेक्शन भी बहुत सीमित था। इनफैक्ट आप देखोगे कि उस दौर में जब शीत युद्ध का जब दौर चल रहा था तो आसियान के कुछ देशों में एक सीएटो नाम का संगठन था, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सब पहलुओं को जब आप देखते हैं तो पाते हैं कि भारत का इस क्षेत्र से जो जुड़ाव था वो बहुत सीमित था, बहुत ही ठंडे बस्ते में एक तरीके से हमारा चल रहा था। हालांकि इनके बीच जो संबंध थे भारत और जो दक्षिण पूर्व एशिया और एशिया के बीच में, वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप में मजबूत थे, क्योंकि वहाँ पर प्राचीन समय से हमारा व्यापार होता था, हमारा लोगों की कनेक्टिविटी होती थी। आप देखते हैं कि वहाँ पर बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार इंडोनेशिया जैसे देशों में रहा है। तो ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पे जुड़ाव तो था, लेकिन आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, वैचारिक तौर पे हमारे बीच मतभेद थे। तो कुल मिलाकर जो संबंध थे इन सारे प्रभाव को देखते हुए काफी ठंडे बस्ते में थे। जी सर, भारत ने 1990 के दशक में जो लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई थी, बाद में इस विदेश नीति में बदलाव के क्या प्रमुख कारक थे? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि 1990 का जो दशक था, 1991 खास करके जो वर्ष था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ष था। दुनिया शीत युद्ध के दौर से बाहर निकल के आ रही थी, है ना। दुनिया जो दो ध्रुवों में बटी हुई थी वो कहीं ना कहीं एक अमेरिका का एक ज़्यादा प्रभुत्व स्थापित हो रहा था। तो इसी संदर्भ में भारत के विदेश नीति में इस परिवर्तन को आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके अंदरूनी कारक की बात करें तो आप देखिएगा कि भारत में 1990 का जो शुरुआती दशक का शुरुआती जो वर्ष था, उसमें भारत में आर्थिक संकट आया, काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी बड़ा गहरा आर्थिक संकट आया। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का, भुगतान संतुलन का संकट था, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था एक तरीके से चरमरा गई। तो भारत को यह महसूस हुआ कि हम लोग आर्थिक संरक्षणवाद या जो लाइसेंस राज है उसकी जगह हम लोग खुले और मुक्त बाजार व्यवस्था की तरफ अपनाना चाहिए, जाना चाहिए। तो आप देखते हैं कि उसी दौर में 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की बात की गई, एलपीजी रिफॉर्म्स लागू हुआ। तो एक कारण यह था कि जब एलपीजी रिफॉर्म्स लागू हो रहा था तो हमारा पूरा ध्यान आर्थिक संरक्षणवाद की जगह कहीं ना कहीं जो मुक्त अर्थव्यवस्था है, जो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, उससे जुड़ाव की ओर केंद्रित हो गया। तो इसी दौर में आप देखते हैं कि जितने भी दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश थे वो पहले से ही खुले और ओपन बाजार को अपना रहे थे। तो भारत अपने अपने नीतियों के अनुरूप उनसे जुड़ना भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो गया और भारत ने इसलिए भी उस पर ध्यान देना आरंभ किया। पहला एक और बड़ा फैक्टर आप देखते हैं कि चूंकि शीत युद्ध के दौर में भले ही हम लोग गुटनिरपेक्षता अपना रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं भारत का झुकाव, जैसा मैंने कहा कि यूएसएसआर की तरफ था, सोवियत संघ की तरफ था। तो सोवियत संघ का जैसे विघटन हो गया तो भारत एक अपना एक इंपॉर्टेंट रणनीतिक पार्टनर एक तरीके से लूज किया, खो गया। तो भारत को नए सहयोगियों की आवश्यकता थी और उसी दौर में हमें दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ एक सहयोगी के रूप में हमें एक नए सहयोगियों को हमने देखा। उसके साथ आप देखते हैं कि भारत की जो आकांक्षा थी, भारत की जो वैश्विक पटल पर बड़े रोल निभाने की जो मंशा थी, वह कहीं ना कहीं इस दौर में उबाल मार रही थी। हमारी जो अंदरूनी नीति थी उसमें हम लोगों ने दुनिया के एक बड़े प्लेयर के रूप में अपने आप को स्थापित करने का उस दौर में प्रयास किया। तो हमने देखा कि जब हम अपने पड़ोस से जब तक अच्छे रिलेशन नहीं अपनाएंगे तब तक हम दुनिया के बाकी जगहों पर कैसे महत्वपूर्ण रोल को अदा करेंगे। तो हमारा एक पड़ोस या विस्तारित पड़ोस कह लीजिए, एक्सटेंडेड नेबर हमारा आसियान था।
आसियान अपने रीजनल तौर पर 1967 में ही आसियान के रूप में संगठित हो गए थे दक्षिण पूर्वी एशिया के देश, लेकिन भारत का उनसे जुड़ाव नहीं था। तो भारत ने 1991 के बाद सोचा कि इनसे कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से जुड़ाव स्थापित करते हैं। इसके अलावा जो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी है, जैसा हमने पहले चर्चा की कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध थे हमारा उनके साथ, सदियों से व्यापार हो रहा था, बौद्ध धर्म का वहाँ पर प्रभाव था, प्रचार प्रसार था, तो उससे भी कहीं ना कहीं एक हमें पॉसिबिलिटी मिली कि हम लोग इस देशों से जुड़ते हैं। इसके साथ स्वाति आप देखते हैं कि चीन का उस दौर में एक बड़े प्लेयर के रूप में दुनिया में उभार हो रहा था और इनफैक्ट हो चुका था। तो जैसे ही दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में चीन अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था, तो भारत के लिए भी महसूस हुआ कि चीन की जो आक्रामक व्यवहार है, चीन की जो यह एग्रेसिव जो एग्रेशन है, उसको काउंटर करने के लिए भारत को नए नए सहयोगियों को जरूरत थी। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत ने इसलिए भी सहयोग स्टार्ट किया। उसके साथ साथ कुछ स्ट्रेटजिक और रणनीतिक कारण भी थे, जैसे भारत का ट्रेड है, जो भारत एक तरीके से जो अपना इंडियन ओशन रीजन है, हिंद महासागर क्षेत्र है, वह भारत का आंगन है, एक तरीके से भारत का क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में जब चीनी प्रभाव बढ़ रहा है, उसके साथ साथ आप देखते हैं कि दुनिया के जो समुद्री मार्ग हैं, मलक्का, डलडमरू मध्य है, तो ऐसे मार्गों की सुरक्षा, मैरीटाइम जो रूट हैं उसकी सुरक्षा करना, या फिर जो चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करना, या जो समुद्री आतंकवाद है उसको काउंटर करना, या इस क्षेत्र में जो आपदा आती हैं समुद्र रिलेटेड उसको दूर करने के लिए भी भारत को इन देशों के साथ सहयोग की जरूरत थी। तो आप इस परिप्रेक्ष्य में यह देख सकते हैं कि जो लुक ईस्ट पॉलिसी लाने के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स था वो ये सब फोर्स था। शीत युद्ध का दौर खत्म हुआ, दुनिया नए दौर में प्रवेश की, हम यूनाइटेड नेशंस और उसके सहयोगी देशों के साथ और बेहतर संबंध बनाना चाहते थे। हमारे यहाँ जो आर्थिक संरक्षणवाद था, उस आर्थिक संरक्षणवाद को खत्म करके हम लोग आर्थिक उदारवाद के दौर में बढ़े और बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाओं से हम लोग जुड़ाव को प्रोत्साहन देना चाहते थे। तो इन सारे कारकों को देखते हुए यह अपनी विदेश नीति में हमें परिवर्तन करना पड़ा और हम लोग दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को बहुत महत्वपूर्ण अपने सहयोगी के रूप में देखने लगे और इसीलिए लुक ईस्ट पॉलिसी 1991-92 में लाई गई। जी सर, अभी आपने विस्तार से समझाया कि वो कौन से प्रमुख कारक थे जिसने विदेश नीति में बदलाव को प्रेरित किया। सर, इसी क्रम में मेरा अगला सवाल आपसे है कि 1990 के दशक में जो शुरू हुई थी लुक ईस्ट पॉलिसी, उसने भारत के दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंध को कैसे विकसित करने में सहायता की? देखिए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में चर्चा की थी कि भारत का जो संबंध था इस क्षेत्र से, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से, वो काफ़ी सीमित था या आप कह दीजिए गर्मजोशी भरा हुआ नहीं था। लेकिन जैसे ही भारत ने 1990 के दशक में 1991-92 में लुक ईस्ट पॉलिसी लाई, तो हम लोग एक तरीके से जो दक्षिण पूर्वी देश थे उनको प्राथमिकता में रखना चालू किया और उनके साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को हमने वरीयता देना प्रारंभ किया। जो 1967 में गठित हुआ था आसियान, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो इन देशों के संगठन आसियान से हम लोग जुड़ना स्टार्ट किए और आप देखते हैं कि 1992 में ही हम लोगों ने वहाँ पर एक क्षेत्रीय डायलॉग पार्टनर के रूप में आसियान के साथ भागीदारी स्टार्ट की, जो कि 4 साल के बाद आप 1996 में हमने उसको डायलॉग पार्टनर आसियान का बना और 2002 होते होते हम लोग एक तरीके से उसको समिट लेवल पार्टनर के रूप में आसियान के साथ हम लोग भागीदारी करने लगे, जिसमें भारत आसियान शिखर सम्मेलन होने लगा और उसके साथ साथ 2012 में इसी साझेदारी को और बढ़ाते हुए हम लोग स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर भारत आसियान को ले गए। तो देखते हैं कि 1992 से ही हम लोग आसियान को प्राथमिकता देते हुए आज के डेट में हम लोग हर एक साल भारत आसियान शिखर सम्मेलन की भागीदारी करते हैं, समिट लेवल की, और उसके साथ साथ पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी हम लोग भाग लेते हैं। तो ये जो क्रम था विकास का, इसमें सबसे पहला जो 1990 का दशक से लेकर अगर 2000 की बात करें तो द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने पे जोर दिया गया इन सारे देशों के साथ ही साथ आगे के साल में 2000 के बाद के सालों में भी देखें तो जैसे जैसे चीन का इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ते जा रहा था, वैसे वैसे हमने चीन के प्रभाव को काउंटर करने के लिए अपने प्रभाव को भी इन देशों में संबंधों के रूप में बढ़ावा देने का प्रयास किया। भारत ने इस पूरे क्षेत्र में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को लागू करने का प्रयास किया। जैसे आप देखते हैं कि भारत, म्यांमार, थाईलैंड जो IMT त्रिपक्षीय राजमार्ग, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, उसकी घोषणा की गई। फिर भारत का जो नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम है, मिजोरम से म्यांमार के सितवे पोर्ट तक एक कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को प्रयास किया गया। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन के तहत मेकोंग और भारत का आर्थिक कॉरिडोर की बात की गई। तो कनेक्टिविटी और परिवहन के, लॉजिस्टिक के डिफरेंट हमने मोड्स को प्रोत्साहन देना चालू किया।
इसके अलावा सांस्कृतिक और कूटनीतिक तौर पे अगर हम लोग देखें तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव या फिर जो अकादमिक शोध स्टूडेंट्स, भारत के कई सारे स्टूडेंट्स सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में शिक्षा ग्रहण करते हैं स्कॉलरशिप के माध्यम से। जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स हैं उनके बीच आदान प्रदान, और ऐसे करके पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को हम लोग बढ़ावा दिए। इसके साथ साथ ही आप देखते हैं कि जो हमारा राजनीतिक दौरे थे, कूटनीतिक दौरे थे देश राष्ट्राध्यक्षों के, वो पूर्वी एशिया के देशों के साथ बढ़ने लगे। हाल के समय में जो पीएम की ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा थी, या उसके बाद जो अभी आप लाओ पीडीआर में गए, तो इसको उस क्रम में भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि कई सारे देश जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सब देशों के साथ हमने संयुक्त सैन्य अभ्यास चालू किया, रक्षा साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया। हम लोग उनके साथ खुफिया जानकारी के आदान प्रदान में हमने उसको मतलब सहयोग प्रदान किया। अगर हालिया दौर में 2020 के बाद कोविड महामारी के बाद देखते हैं, तो कोविड महामारी के दौरान हमने जो इन देशों में कुछ देशों को वैक्सीन उपहार के तौर पे दिया, वैक्सीन मैत्री के तहत। जैसे पापुआ न्यू गिनी को हमने वैक्सीन मैत्री में दिया था। वैक्सीन मैत्री के साथ साथ आप देखते हैं कि जैसे वर्तमान में जो अमेरिका और चीन का जो दुनिया में तनाव एक तरीके से बढ़ा, तो अमेरिका और चीन का तनाव का एक तरीके से भारत ने रणनीतिक इस्तेमाल करते हुए इन देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने में योगदान दिया है। तो कुल मिलाकर लुक ईस्ट पॉलिसी का 1991-92 का जो शुरुआत का दौर था और आज का दौर है, उसमें एक ड्रास्टिकल अंतर दिखता है। कैसे लुक ईस्ट से हम लोग एक्ट ईस्ट में आए हैं उसको लेकर। पहले हम लोग सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक संबंध और द्विपक्षीय खास करके बढ़ाने पर जोर दे रहे थे, लेकिन वर्तमान दौर में हम लोग कहीं ना कहीं एक ब्रॉडर तौर पे इन सारे देशों से रणनीतिक संबंध, रणनीतिक, आर्थिक, सामरिक संबंध बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। जी सर, जैसा कि हमने बात की कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुक ईस्ट पॉलिसी को नया रूप देकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्या भिन्नताएं हैं? देखिए, पहली बात तो भिन्नता दोनों के नाम में ही है। एक का नाम लुक ईस्ट है, एक का नाम एक्ट ईस्ट है। तो लुक ईस्ट से भारत का अभिप्राय हो रहा था कि हम लोग पूर्व की ओर देख रहे हैं। जो पूर्वी एशिया के देश हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं, उनकी तरफ हम लोग देखना स्टार्ट किए थे। एक्ट ईस्ट में 2014 में जो 9वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन था और जो आसियान भारत समिट था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की जो विदेश नीति लुक ईस्ट की रही है, वह परिवर्तित होकर एक्ट ईस्ट में बदल गई है। और जब वहां पर वो एक्ट ईस्ट कह रहे थे, तो इसका मतलब ये था कि वो लुक ईस्ट के मुकाबले ज्यादा सक्रिय और ज्यादा प्रोएक्टिव तरीके से हम लोग इन देशों के साथ संबंधों को वरीयता देंगे। लुक ईस्ट पॉलिसी में वस्तुतः आर्थिक मुद्दे ज्यादा प्रभावित थे कि आर्थिक तौर पे हम लोग कैसे एक दूसरे देशों से कनेक्ट हों, कैसे आर्थिक विकास के अवसरों को बढ़ावा मिले, कैसे भारत का बाजार एक प्रदान हो, व्यापार और निवेश के अवसर प्रदान हो। लेकिन एक्ट ईस्ट में इस चीज को अधिक प्रोएक्टिव बनाकर आर्थिक मुद्दों के साथ साथ रणनीतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक मुद्दों की तरफ ले जाया गया, जहां यह कहा गया कि जो पूर्वी एशिया के या जो दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं, वह हमारे लिए सिर्फ आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारा एक विस्तारित पड़ोस का हिस्सा है। और भारत ने इस पूरे क्षेत्र को एक इंडो पैसिफिक रीजन के रूप में देखना चालू किया, जिसमें सिर्फ पूर्व के क्षेत्रों में दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया तक सीमित ना होकर जो पैसिफिक आइलैंड्स के देश हैं वहां तक इसको विस्तारित करना चालू किया। फिजी जैसे देशों तक हमने संबंध बढ़ाना स्टार्ट किया। तो भारत का जो ये नीति में परिवर्तन है वह पुरानी लुक ईस्ट से अलग इसलिए है क्योंकि यह एक तरीके से ब्रॉडर कॉम्प्रहेंसिव तौर पे इंडो पैसिफिक विजन का प्रतिनिधित्व करती है, पहला चीज। दूसरा चीज, भारत ने जो पुराने समय में आर्थिक संबंध या जो ट्रेड की बात की जा रही थी, उसमें कनेक्टिविटी पहल को इतना एग्रेसिव रूप से बढ़ाने की बात नहीं कह रहे थे भारत। लेकिन जैसे ही चीन का उभार हुआ, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और इस तरीके की पहल चीन ने आरंभ किया, तो भारत के लिए भी यह महत्वपूर्ण हो गया कि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी पहलों को बढ़ावा दें। तो जो हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे थे, जैसे IMT ट्राइलेटरल जो हाईवे हमने बात की इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड का, या जो हमने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात की, तो इन सब को हम लोग तेजी से और बढ़ाने की तरफ काम करने लग गए। उसके साथ साथ जो दक्षिणी चीन सागर हो गया, या जो इंडियन ओशन रीजन में हम लोग जो नौवहन, मेरी टाइम की जो नौवहन की स्वतंत्रता है, या जो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है, नियम आधारित विश्व व्यवस्था है, या जो ओपन एंड इंक्लूसिव जो एक तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन है,
इसको बढ़ावा देने में हम लोग इसलिए भी आगे बढ़े क्योंकि चीन इस तरीके की व्यवस्थाओं को मानने से इनकार करता है। चीन आप देखते हैं कि दक्षिण चीन सागर में अपनी दादागिरी चलाता है एक तरीके से, इंडियन ओशन रीजन में वो देशों के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। तो हम लोग एक्ट ईस्ट के माध्यम से यह ट्राई करने का प्रयास किए कि सिर्फ हम लोग इन देशों के साथ व्यापारिक संबंध ना देखते हुए रणनीतिक, सुरक्षा और सामरिक संबंधों को बढ़ावा दें, ताकि चीन जैसी शक्तियों का सामना भी किया जा सके और साथ ही साथ इन देशों के साथ और बेहतर संबंध भी स्थापित किए जा सके। इसके साथ स्वाति आप देखते हैं कि जो भारत की वैश्विक तौर पे एक बड़े खिलाड़ी के रूप में, प्लेयर के रूप में जो रोल निभाने की आकांक्षा है, उसको भी आप एक्ट ईस्ट से जोड़ सकते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने जब एक्ट ईस्ट की बात की तो हमारा महत्वपूर्ण ये रहा कि हम लोग आसियान को अपने एक्सटेंडेड नेबरहुड के कोर में रखते हुए इंडो पैसिफिक रीजन के देशों के साथ एक और बेहतर और क्लोज रिलेशन स्थापित कर सकें। साथ ही साथ जो बदलती जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है, खास करके कोविड-19 महामारी के बाद आप देखते हैं अमेरिका चीन के बीच एक ट्रेड वॉर चला, या फिर आप जो वर्तमान दौर में रसिया यूक्रेन के बीच संघर्ष देखते हैं, जो इजराइल फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष देख रहे हैं, तो इन सारे संघर्ष के दौर में दुनिया की जियोपॉलिटिक्स एक ड्रास्टिकल रूप से परिवर्तित हो रही है। तो भारत नए सहयोगियों के साथ एक अपने रोल को वैश्विक तौर पे ज़्यादा बेहतर तरीके से स्थापित करने का प्रयास कर रहा है कि हम लोग अपने पूर्वी देशों के साथ भी अच्छे संबंध है, और तभी हम लोग पश्चिम में जो देश हैं उनके साथ भी रिलेशन को प्राथमिकता देंगे। तो इसको इस तरीके से भी देखा जाना चाहिए कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम लोग सिर्फ आर्थिक संबंध से आगे बढ़ के इन देशों के साथ सामरिक तौर पे, इन देशों के साथ रणनीतिक तौर पे, इन देशों के साथ रक्षा साझेदारी को मजबूत करके एक ऐसे संबंध विकसित करें जिसमें इन सारे मुद्दे हैं, जिसमें चीन की आक्रामक रणनीति का मुद्दा हो गया, या आतंकवाद, साइबर आतंकवाद, या जो आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्र हो गया, इस सब में एक्ट का काम करें। इसीलिए इस नीति को परिवर्तित करके लुक ईस्ट की जगह एक्ट ईस्ट लाया गया। सर, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो इंडो पैसिफिक और आसियान के बीच एक ब्रिज सी बन गई है, और हम सब जानते हैं कि भारत वैश्विक शक्ति बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि यह नीति भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र के जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं उससे जोड़ने में कैसे मदद करती है? देखिए स्वाति, जो हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी आया उसके बाद हमने देखा कि हमने जो इस क्षेत्र के देश हैं, जैसे आपने कहा कि इंडो पैसिफिक रीजन, पहले तो हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि अब हमारा जो पूर्व है वो बेसिकली सिर्फ आसियान या दक्षिण पूर्व एशिया नहीं है। हमारा पूर्व अब एक ब्रॉडर तौर पे इंडो पैसिफिक रीजन हो गया है। तो इंडो पैसिफिक रीजन को, उसमें आसियान को हम लोग कोर के रूप में देखते हैं। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हम लोग यही कर रहे हैं कि जितने काम कर रहे हैं, इधर वो कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं, इधर वो हम लोग रक्षा और सामरिक क्षेत्र में जो सहयोग बढ़ा रहे हैं, हम लोग खुफिया जानकारी में सहयोग बढ़ा रहे हैं, हम लोग सांस्कृतिक आदान प्रदान में जो सहयोग बढ़ा रहे हैं, हम लोग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में जो सहयोग बढ़ा रहे हैं, तो इन सब में जो संबंधित देश हैं, जो अपने क्षेत्रीय शक्तियों की बात की, तो जितने भी देश हैं उनके साथ हमारा क्लोजर रिलेशन बढ़ते जा रहा है। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो अभी कुछ दिन पहले ही, 2-4 दिन पहले ही आप देखते हैं कि जो हमारा 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन और जो 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन था, जो कि लाओ पीडीआर में हुआ, लाओस में, वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। तो वो हर साल जो ऐसे शिखर सम्मेलन होते हैं उसके माध्यम से हम लोग उन देशों के साथ अपने संबंधों को और प्रगाढ़ता देते हैं। कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करिए। जैसे भारत का जो आसियान देशों के साथ ट्रेड है, वो लगभग भारत का वो एज ए समूह के तौर पर चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत का कुल ट्रेड का लगभग 10% ट्रेड आसियान देशों के साथ होता है। और अगर इस रीजन की बात करें, इंडो पैसिफिक वाला ये जो आसियान का रीजन है, इसमें हमारा लगभग 50% जो ट्रेड है इस क्षेत्र से होकर गुजरता है। तो इन देशों के साथ हमने सहयोग बढ़ाने के क्रम में कई सारे ऐसे देशों के साथ हमने रणनीतिक संबंध स्थापित किए जो एक समय में अमेरिका के साथ क्लोज संबंध में थे। जैसे हमने जापान के साथ, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ, हमने मलेशिया के साथ, सिंगापुर के साथ, थाईलैंड के साथ अच्छे संबंध, रणनीतिक संबंध विकसित किए हैं। हम लोग दक्षिण चीन सागर के संदर्भ में खास करके फिलीपींस और वियतनाम के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। और इनफैक्ट दक्षिण चीन सागर में आप देखेंगे कि वियतनाम और फिलीपींस का ही चीन के साथ काफ़ी विवाद चलता है। तो हम लोग अगर इन देशों के साथ सहयोग स्थापित करें तो चीन को काउंटर करने में वो रोल प्ले कर रहा है।
इसी क्रम में हम देखते हैं कि वियतनाम के साथ हमने मिलिट्री का लॉजिस्टिक पैक्ट किया कि हमारे जो सैन्य बेसेज है, मिलिट्री बेसेज है, और उनके जो मिलिट्री बेसेज हैं एक दूसरे की सेनाएं इस्तेमाल कर सकती हैं। हमने देखा कि जो भारत का ब्रह्मोस मिसाइल है, सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल हम लोग पहली बार हम लोगों ने उसको निर्यात किया और हमने फिलीपींस को दिया। तो हमारा रक्षा सहयोग बढ़ रहा है फिलीपींस के साथ, वियतनाम के साथ जैसे देशों के साथ। उसके साथ साथ आप देखते हैं कि कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जैसा हमने पहले चर्चा की थी कि हम लोगों ने IMT त्रिपक्षीय राजमार्ग, जो हमारा इंडिया म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग है, उसको हमारा ये उद्देश्य है कि उसको लाओस, वियतनाम, कंबोडिया जैसे देशों तक और विस्तारित करें, ताकि इस राजमार्ग के माध्यम से ही दक्षिणी चीन सागर तक एक सड़क संपर्क बेहतर हो सके। या फिर जो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट कॉरिडोर की हमने बात की, जो कि मिजोरम से म्यांमार के सितवे एयरपोर्ट तक जाता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हम लोग कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, और जब भी ऐसे कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स बढ़े तो उनसे जो जुड़े हुए देश हैं उनसे हमारा संबंध बेहतर होगा। तो भारत का थाईलैंड से, भारत का म्यांमार से बेहतर संबंध होगा। आप देखते हैं कि इसी दौरान हमारे ताइवान से बेहतर आर्थिक संबंध है। क्वाड के रूप में हम लोग देखते हैं कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया से हमारे काफ़ी सुदृढ़ संबंध इस दौर में उभर के सामने आए हैं। तो जब से हमने लुक ईस्ट पॉलिसी, यूँ कहें कि 2014 के बाद से जब से हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाई है, तो हम लोग दक्षिण पूर्वी एशिया के इन देशों के साथ बहुत ही गहरे सामरिक, रक्षा और सांस्कृतिक संबंध में अपने आप को जोड़ रहे हैं। सिर्फ आर्थिक संबंधों तक यह सीमित नहीं है। इसके साथ साथ ही हम लोग ये भी देखते हैं कि भारत कई सारे जो बहुपक्षीय या जो क्षेत्रीय सहयोग है उसमें भी काफ़ी आगे बढ़ा है। जैसे आप देखते हैं कि आसियान के साथ तो था ही हमारा आसियान शिखर सम्मेलन या पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। इसके साथ साथ हमने बिम्स्टेक बनाया, बिम्स्टेक, और हाल के दौर में अब बिम्स्टेक चार्टर को अपनाया गया है। तो बिम्स्टेक का भी मूल उद्देश्य बेसिकली एक्ट ईस्ट पॉलिसी को समर्थन देना है। इसके साथ साथ जो हमारा हिंद महासागर क्षेत्र के देश हैं उसके साथ हमने इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के माध्यम से समुद्री सुरक्षा और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने की बात की है। अगर अन्य संस्थागत सहयोग की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में खास करके इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी जैसे पहल हो गया, या सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव जैसे जो पहल हो गया, इसके माध्यम से हम लोग लॉजिस्टिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, आर्थिक संबंधों को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और यह जो भारत का प्रयास है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, वह जो उन देशों में भी जो कुछ कार्यक्रम या नीति है उसके साथ एलाइन करता है। जैसे जापान का एक है न्यू फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, उनका जो नीति है, पॉलिसी है, या फिर जो दक्षिण कोरिया का एक न्यू सदर्न पॉलिसी है, या जो आसियान का ओवरऑल है कि आउटरीच ऑन इंडो पैसिफिक। तो ये सारे जो पहल हैं वह भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी से जुड़ता है। तो भारत जो काम करना चाह रहा है, आसियान और इंडो पैसिफिक के क्षेत्र भी वही काम करना चाह रहे हैं। तो ये दोनों में एक तरीके से क्लोजर, इंटीग्रेशन और अलाइनमेंट हमें नजर आता है। जी सर, अभी हमने जाना कि कैसे भारत ने अपने संबंध स्थापित किए क्षेत्रीय शक्तियों के साथ। सर, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लागू करने या कार्यान्वयन के लिए भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए स्वाति, भारत को एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लागू करने में अभी भी इनफैक्ट जो चल रहा है उसमें भी कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहला चैलेंज है कि भारत पूरे जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का कोर बेसिस है वह सहयोग और कनेक्टिविटी बढ़ाने पे है। तो हमारे जितने भी कनेक्टिविटी के पहल हैं उसमें हमारा डिफिसिट डिलीवरी कह लीजिए या उनके कार्यान्वयन में देरी की समस्या है। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझिए, कालादान मल्टी मॉडल जो ट्रांजिट कॉरिडोर है ट्रांसपोर्ट का, जो भारत के मिजोरम से सितवे पोर्ट तक जाता है, यह 2008 में घोषित हुआ था। तो उस समय से लेकर अभी तक ये पूरी तरीके से कार्यान्वित नहीं हो पाया इतने सालों में, 14 साल 15 साल हो गए। और इसके अलावा इसकी लागत भी 6 गुना 7 गुना बढ़ चुकी है। तो भारत को इनफैक्ट यह काम करना चाहिए कि जितने, इनफैक्ट इंडिया म्यांमार ट्राइलेटरल हाईवे जो है थाईलैंड वाला, वो भी पूरा नहीं हुआ है। तो जितने भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं उनको तेजी से काम करने की जरूरत है, क्योंकि चाइना के प्रोजेक्ट्स बहुत तेजी से पूरे हो जाते हैं और भारत का कोई भी प्रोजेक्ट तेजी से पूरा नहीं होता है। डिफिसिट डिलीवरी की समस्या है पहला। दूसरा, एक बड़ी समस्या आती है कि इन सारे देशों में जो कनेक्ट का पॉइंट है भारत का, वो 2 देश है, बांग्लादेश और म्यांमार।
और दोनों ही देश राजनीतिक अस्थिरता और अशांति के दौर से गुजर रहे हैं। आप देखते हैं कि बांग्लादेश में हालिया समय में सत्ता परिवर्तन हुआ और बहुत ही अलोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन वहाँ पे हुआ। म्यांमार में आप देख रहे हैं कि 2021 से ही सेना ने लोकतांत्रिक रूप से जो चुनी हुई सरकार थी उसको हटा कर खुद सत्ता पे आ गई थी। तो इन दोनों देशों में जब राजनीतिक अस्थिरता है तो भारत के प्रोजेक्ट्स या भारत के साथ सहयोग उतना गर्मजोशी से पूरा नहीं हो पाता है। और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य आधार या जो मुख्य कनेक्टिंग पॉइंट है ये दोनों देश हैं। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की जरूरत है, ताकि इन दोनों देशों के साथ जब हम लोग सहयोग की बात करते हैं तो इन दोनों देशों में लोकतांत्रिक भावना को प्रोत्साहन देना, चुनी हुई और एक स्थिर सरकार को बढ़ावा देना, ताकि भारत के साथ लंबे रिलेशन को प्राथमिकता दिया जा सके। तो यह एक बड़ी समस्या दिखती है। दूसरी एक और समस्या आप देखते हैं कि जैसे चीन के साथ इस क्षेत्र में चीन और आसियान का व्यापार बेतहाशा गति से बढ़ा है। 2023 में चीन और आसियान का जो व्यापार था वो लगभग 900 बिलियन डॉलर से ऊपर का था, और जबकि भारत और आसियान के देशों में व्यापार घाटा काफी ज्यादा, ट्रेड डिफिसिट ज्यादा है। 2023 में लगभग 44 बिलियन डॉलर का ट्रेड डिफिसिट हमारा हुआ था। तो जहां चीन एक तरफ उनके साथ व्यापार काफी बढ़ा रहा है और उसमें चीन के पक्ष में व्यापार संतुलन है, और भारत का व्यापार काफी कम है और भारत के पक्ष में व्यापार संतुलन है भी नहीं। साथ ही साथ जो आरसीईपी जैसे पहल थे, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो पहल था आसियान देशों का, उस गुट में भारत शामिल भी नहीं हुआ उस आर्थिक पहल में। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए आर्थिक तौर पे भी एक चैलेंज है, या यूं कहिए कि भारत को आर्थिक तौर पे भी आगे बढ़ने की जरूरत है कि किस तरीके से हम लोग आसियान देशों के साथ आर्थिक संबंधों को और पुनर्जीवित करें। इसके अलावा एक और समस्या देखते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लागू करने में, कि भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहां पर निर्जातीय समस्या को बढ़ने में कहीं ना कहीं कभी कभी, जैसे मणिपुर में जब समस्या स्टार्ट हुई मैतेई और कुकी जनजातियों के बीच में, तो कहा गया कि जो म्यांमार से कुकी जनजातियों के समूह हैं उनके द्वारा एक तरीके से ट्रिगर हुआ ये पूरा घटनाक्रम। तो हमारे यहाँ अवैध प्रवासन को बढ़ावा मिलता है। बांग्लादेश से भी देखते हैं, म्यांमार से भी रोहिंग्या शरणार्थी, बांग्लादेश से बांग्लादेशियों का अवैध प्रवासन। तो अवैध प्रवासन होता है या फिर निर्जातीय संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। तो भारत को इस पार्ट को भी टैकल करने की जरूरत है कि कैसे इसका समाधान निकाला जा सके। इसके साथ स्वाति आप ये भी देखते हैं कि चीन जो ये आसियान का क्षेत्र है या जो इंडो पैसिफिक का क्षेत्र है उसमें चीन का फुटप्रिंट काफ़ी बढ़ रहा है। चीन का जो जैसे बांग्लादेश का मंगोला पोर्ट पे आपने देखा कि अभी चीन का जो बात चल रही थी, या आप श्रीलंका में देखते हैं, हमनटोटा के संदर्भ में देखते हैं, तो चीन का इस क्षेत्र में फुटप्रिंट बढ़ रहा है और चीन अपने व्यवहार को आक्रामक कर रहा है और तेजी से। मालदीव के संदर्भ में भी आप इसे देख सकते हो एक तरीके से। तो चीन के बढ़ते फुटप्रिंट को कम कैसे किया जा सके, उसमें भारत का कैसे इन देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा मिले, इस संदर्भ में काम करने की जरूरत है। जी सर, अभी हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आने वाली चुनौतियों के बारे में बात की, तो आपको इसको देखकर क्या लगता है सर कि भारत को इन बाधाओं को दूर करने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किन रणनीतियों या यूं कहें कि किन कदमों को प्राथमिकता देनी चाहिए? स्वाति, सबसे पहली बात तो है कि जो मूल आधार हमारा आर्थिक आधार था, तो आर्थिक तौर पे और बेहतर सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। जैसे भारत रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीपी पहल से दूर रहा, तो भारत को आसियान देशों के साथ जो ट्रेड, गुड्स में ट्रेड है या सर्विसेज में ट्रेड है, उसमें एक एग्रीमेंट की तरफ कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि जो 44 बिलियन डॉलर का हमारा व्यापार घाटा है उसको पाटने में मदद मिले। और चीन के साथ जो उनका लगभग 900 बिलियन डॉलर का जो व्यापार है, तो हम लोग कम से कम उस तरफ आगे बढ़ने की ओर अग्रसर हो, पहला। दूसरा, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जैसा मैंने कहा कि देरी है, भारत की डिफिसिट डिलीवरी की समस्या है, तो भारत को और ज़्यादा एग्रेसिव रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या कनेक्टिविटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं पूरा करने की जरूरत है, बढ़ावा देने की जरूरत है। साथ ही साथ जो चीन का बढ़ता फुटप्रिंट है, चीन का जो आक्रामक रवैया है खास करके दक्षिण चीन सागर में या इंडियन ओशियन रीजन में, तो इसको काउंटर करने के लिए भारत को कहीं ना कहीं इनके साथ लोकतांत्रिक संवाद बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ ज़्यादातर देश लोकतांत्रिक देश हैं। भारत भी एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और चीन लोकतांत्रिक देश नहीं है। तो भारत को कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्थन देने के लिए इन देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। इनको यह समझाने की जरूरत है कि एक नियम आधारित जो वैश्विक व्यवस्था है, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर हो गया, या जो एक खुला या जो स्थिर समावेशी जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, इसका बेहतर विकास
विकास तभी हो पाएगा जब एक लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाए, और इन मूल्यों को बढ़ावा देने में भारत और आसियान देशों के साथ सहयोग काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि चीन के साथ नहीं हो सकता है। तो हमें इस पॉइंट को समझाने की जरूरत है आसियान देशों को। इसके साथ साथ ऑब्वियसली पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है। सांस्कृतिक तौर पे जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव हो गया, या बुद्धिज्म का प्रचार हो गया, या इंडोनेशिया जैसे देशों में हिंदुइज्म का जो रोल है, तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए हमें बढ़ावा देने की ज़रूरत है। पर्यटन इस मामले में काफ़ी बड़ा रोल निभा सकता है, और हम लोग देखते भी हैं कि इंडियन टूरिस्ट साउथ ईस्ट एशिया के देशों में काफ़ी जाते हैं, जिसमें आप थाईलैंड में देखते हैं, आप इंडोनेशिया बाली में देखते हैं, पापुआ में देखते हैं, वियतनाम में इंडियन टूरिस्ट काफ़ी जाते हैं। तो इन देशों में इंडियन टूरिस्ट की संख्या बढ़े, सिंगापुर जैसे देशों में, तो टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी तो लोगों का आदान प्रदान होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, सांस्कृतिक सहयोग बढ़ेगा, तो यह करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो शीर्ष स्तर पर राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पे, या विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, इस स्तर पे आदान प्रदान, दौरों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, इन देशों को भी सहयोग करने की। तो इन सारे कदमों का मूल उद्देश्य यह है कि जो आसियान और जो पूर्वी एशिया का देश हैं, और यह इनको कोर में रखते हुए हमारा जो इंडो पैसिफिक का एक विजन है, हमारा दृष्टिकोण है, उसको बढ़ावा दिया जा सके, ताकि भारत और इन देशों के बीच एक क्लोज संबंध विकसित हो सके। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इतने डिटेल्ड डिस्कशन में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। थैंक यू स्वाति। तो दर्शकों, उम्मीद है आपको आज का ये सेशन इंसाइटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिटेल्ड डिस्कशन के लिए हमारे साथ आगे भी जुड़े रहें। मैं हूँ आपकी होस्ट स्वाति, और अब लेती हूँ आपसे विदा, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।